बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फाइनली बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इस पेपर से आपको यह आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आता कैसा है और कितने पे जो है खंडों में मेरा पेपर विभक्त आता है, कौन कौन से ऐसे पर्सन जो ज़्यादा बार पर्सन जो है रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, सब कुछ इस पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा। और साथ में जो मॉडल पेपर में लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि इसमें कि जितने भी प्रश्न आपके सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। साथ में इसके जो है मैं आंसर भी कराता चलूंगा, इसके कहीं भी आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी मॉडल पेपर की सारे प्रश्नों उत्तर को तैयार करके अपने एग्जाम में आप पास हो सकते हो इस सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस के। वैसे तो मैं जो है जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरे आल जो है आपके सिलेबस से जितना भी आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस होता है सभी उसमें के रिपीटेड क्वेश्चन की मैं श्रृंखला अपलोड करता हूँ। पिछले साल भी मैंने अपलोड की थी, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके वही सब हैं जो हर बार आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलेगा। बहुत ही तीव्र गति से इसके हम पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके जो है मैंने आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने आपके सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। सारे मैंने जो है सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट जो है कवर कर दिए हैं। आपको इसकी प्ले लिस्ट जो अलग मिलेगी, बीए जो है फर्स्ट सेमेस्टर आपका 2025 करके प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट की है। आप चाहे तो जो 2024 के भी वीडियो आप देख सकते हैं कैसे पेपर आए हुए थे। ठीक है, यदि आपको 2025 में जाना तो आप जो है लेटेस्ट आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया सभी विश्वविद्यालय के लिए। यदि आप दोनों से तैयार करके जाते हैं तो आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन अन्यथा कहीं से भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलेगा, हम पेपर पर यदि हम बात करें पेपर की इसकी, तो पेपर आपका सेम इसी तरह का आएगा चाहे आप कोई भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो। कुछ यदि विश्वविद्यालय की हम बात करें तो माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर हो गया, आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया वीपीएसयू, एमजी के वीपी आपका हो गया, अवध विश्वविद्यालय हो गया, सीसीएसयू हो गया, आपका सीएसजेएमयू कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एमजेपीआरयू हो गई। इस सभी विश्वविद्यालय में जो आपके लिखित की परीक्षा होती है, रिटर्न का ही आपका एग्जाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पेपर की हम बात करें पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है तो इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको पेपर के यहाँ से नेम आपको देखना है। यदि आपके भी विश्वविद्यालय में सेम पेपर लगता है, वैसे तो यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जितने भी कॉलेज हैं कह सकते हो जितने भी यूनिवर्सिटी के सभी में सिलेबस सभी का सेम ही है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी जो है भारतीय जो है राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं। ठीक है, इसके और जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी के अंदर आप पढ़ोगे। पेपर का नेम आपको देख लेना है, सेम पेपर लगता है तभी आप तैयार कीजिएगा, नहीं तो आपको कोई भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेपर आपका जो है 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय का, और जो है 75 नंबर का आपका पूरा पूरा पेपर आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा क्योंकि पेपर आपका जो है 3 खंडों में आपका विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो सेक्शन ए में आपके टोटल जो है 10 प्रश्न आपके पूछे गए इस पेपर में। कुछ विश्वविद्यालय में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न चाहे जितने भी पूछे जाए, लेकिन सेक्शन ए की ये खासियत है कि इसमें के सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, ये भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं रहता है। ठीक है, तो सारे प्रश्न देख लीजिएगा, सारे प्रश्न के आंसर भी हम करवाते चलेंगे। और सेक्शन बी जो आपका होता है इसमें जो है टोटल आपके 4 से 5 प्रश्न करना रहता है, लेकिन इसमें टोटल जो प्रश्न आपके दिए रहते हैं 7 से 8 प्रश्न आपके दिए रहते हैं। उसी तरह आपका सेक्शन सी जो होता है इसमें 4 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, लेकिन केवल जो है 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है। एक हिसाब से देखा जाए तो आपका सेक्शन बी व सी पूर्णतः इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से हम मॉडल पेपर दिखाने का प्रयास करें, साथ में इसके आंसर भी हम प्रोवाइड करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आपके पेपर में ही आपका रिलेटेड था कि पेपर का नाम ही था, ठीक, मूवमेंट से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही। ये क्या होता है, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलेगा, हम एक एक क्रम वाइज आपको जो है सारे आंसर भी साथ में प्रोवाइड करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमका दिया कि भारत जो है भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा के ले रहे हैं। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 2 प्रश्न हम पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमका दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन ये क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है 8 अगस्त जो है 1942 ईस्वी में हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ने जो है भारतीयों को एक ऐसी अपूर्व जागृत उत्पन्न कर दी थी जिससे जो है ब्रिटेन के लिए जो है भारत पर जो है लंबे समय तक जो है शासन करना जो है मुश्किल हो गया था। ठीक है, और जो है यहाँ से एसजी जो बनर्जी ने लिखा है इससे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। उन्होंने कहा कि इस विद्रोह के जो है परिणाम स्वरूप जो है अधिराज्य की पुरानी मांग जो है सर्वत्र समाप्त हो गई थी, और जो है उसका जो है स्थान जो है पूर्ण स्वतंत्र की मांग ने लिया था। ठीक है, स्वतंत्र की मांग ले लिया था। और इस आंदोलन में, ठीक है, ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था आपका इंडियन मूवमेंट का, इस आंदोलन में जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो है एक कह सकते हो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी।
और ये जो क्रांति है आपकी कह सकते हो, ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, इससे जो है अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी ये अगस्त में ही हुई थी। कब हुई थी यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। इसे जो है अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, इसके अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगस्त क्रांति अत्याचार एवं जो है दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का जो है विद्रोह था, और यह क्रांति जो है जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह व तथा गरिमा की जो है सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका था ब्रिटेन में जो है जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया था कि अंग्रेज जो है विमर्श होके, ठीक है, विवश होके भारत को छोड़ना पड़ा उनको, ठीक है। इतना आपको लिख दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। इसके बाद भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, ठीक है, किसके द्वारा हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है ये दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है मुंबई के जो है गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, जो 31 दिसंबर तक चला था। इसकी जो अध्यक्षता थी वो बेमेश, जिसे जो है आपके बेमेश चंद्र बनर्जी द्वारा जो है की गई थी। इतना आपको तैयार कर लेना है भाई, इतने ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन था, इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 3 नंबर इसमें कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सभी को पता होगा, ठीक है, कब मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना की जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलेगा, हम ये दोनों क्वेश्चन फिर से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी जो है आपका 26 जनवरी को ही जो है क्यों मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिएगा, हम प्रश्न और बढ़ेंगे आंसर की ओर। ये हर साल जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है पूरे देश में जो है संविधान लागू हुआ था। किस लिए मनाते हैं 26 जनवरी को, इस दिन जो है संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू होने के साथ ही भारत को जो है पूर्ण गणराज्य घोषित भी किया गया था इसी साथ साथ, ठीक है। और यही वजह था कि हर साल इस दिन जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साल जो है 1947 में भारत को जो है मिली आज़ादी के बाद इसे जो है लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से जो है, चलिएगा कहाँ गया, हाँ चलेगा, हाँ आपका साल 1947 में जो है भारत को जो है मिली आज़ादी के बाद जो है इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से जो है देश का संविधान जो है बनाना शुरू किया गया था। और साल इसको जो बनाने में संविधान में जो है इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, सभी को पता हुआ था, इतने दिनों में तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 में जो है देश की संविधान सभा ने जो है इसे स्वीकार किया था। इसके बाद जो है अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को जो है इसे पूरे देश में जो है संविधान को जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये जो है संविधान कब जो है इसको संविधान सभा में स्वीकार किया गया था, वो था 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था। इसके बाद जस्ट इसके अगले साल ही, ठीक है, इसके अगले साल ही 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे देश में जो है संविधान लागू किया गया था, ठीक है। तो संविधान सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को ही क्यों जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये जो है इस दिन संविधान लागू हुआ था पूरे देश में, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। फिर अगला क्वेश्चन का था कि संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये भी आपका पिछले साल भी रिपीट हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान की जो है प्रस्तावना में जो है क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत एक जो है लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभु समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष को जो है 1976 में जो है 42वें आपका संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। अर्थात भारत में जो है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, ठीक है। जो आपकी सरकार है जितनी भी बनती भारत में सब जनता के ही बहुमत से बनती है, जिसकी ज़्यादा सीट कह सकते हो और जिसको मिला उसकी सरकार बन जाती है। क्योंकि यहाँ से ये कह सकते हो ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता के द्वारा ही जो है सरकार बनाई जाती है या फिर बनती है। और इसके बाद दिया हुआ कि जो है राष्ट्रपति एक जो है निश्चित अवधि के लिए जो है होगा, जहाँ यहाँ का जो राष्ट्रपति है एक निश्चित अवधि के लिए होगा, ठीक है। और इसके बाद दिया हुआ कि आंतरिक एवं जो है बाह्य मामलों में जो है भारत स्वतंत्र होगा और सभी के साथ जो है मानव व्यवहार और जो है धार्मिक स्वतंत्रता होगी, ठीक है। सभी के प्रति जो है मानव व्यवहार होगा और साथ में सभी को जो है धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली होगी, ठीक है। इतना आपको लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।
अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है यहाँ से, किन्हीं 4 जो है मौलिक अधिकारों को जो है लिखिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फंडामेंटल्स आपका राइट क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, फिर इमरजेंसी जो है प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति का जो है इमरजेंसी जो आपका आपातकालीन जो है प्रावधान है, ठीक है, कि पूरे देश में जो है कभी भी जो है राष्ट्रपति यदि किसी कह सकते हो उसको खतरा दिख रहा कि हमारे देश में कोई ऐसी स्थितियाँ जो है उत्पन्न हो सकती हैं शीघ्र ही, तो उसके जो है राष्ट्रपति जो है वहाँ कह सकते हो आपातकालीन की जो है घोषणा कर सकता है किसी भी समय, ठीक है। तो इसके हम तीनों के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार क्या है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसके बाद आपातकालीन जो है प्रावधान क्या है, तीनों के बारे में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारतीय संविधान में वर्णित जो है मौलिक अधिकार क्या है, थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय जो है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में जो है 14 से लेकर 35 तक जो है नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से, एक दिया हुआ है समानता का अधिकार, ठीक है, सभी को जो है समानता का अधिकार सभी को पता होगा, ज़्यादा कुछ भी बताने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सभी के पास जो है समान जो है भेदभाव करना, व्यवहार करना, ठीक है। अगला फिर दिया हुआ इसी में कि स्वतंत्रता के व्यवहार, सभी को जो है कह सकते हो स्वतंत्रता का व्यवहार अधिकार भी दिया हुआ है, व्यवहार नहीं सॉरी, समानता का अधिकार प्राप्त है सभी को, और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है सभी को, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार, ये सारे जो है मौलिक जो है आपके अधिकार हैं। ये सारे को पलट लो, बिल्कुल इसमें का फंसेगा ही, यदि ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो इन सभी के बारे में जो है आपको हेडिंग छोड़ कर भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कोई भी कठिन नहीं है, अब सभी कुछ सब कुछ आप जानने हो आसानी से लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा कठिन शब्द भी नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आप कहते हो कि जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए जो है संशोधन एक जो है राष्ट्र या फिर राज्य के जो है लिखित संविधान के जो है पाठ में औपचारिक परिवर्तन को दर्शाता है। जब संशोधन जैसा कि संविधान जो संशोधन होता है सभी को पता है, इस शब्द से स्पष्ट है किसी चीज़ में सुधार करना, ठीक है। संशोधन क्या है, सुधार करना, किसी चीज़ में बदलाव करना, परिवर्तन करना, चेंज करना। तो यही है कि जो है संशोधन एक जो है राष्ट्र या फिर राज्य के लिखित संविधान के पाठ में जो है औपचारिक परिवर्तन को दर्शाता है। संविधान के जो है संशोधन अत्यधिक जीवन की जो है वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए संविधान को जो है संशोधित करने और जो है मार्गदर्शन करने के लिए जो आवश्यक है। और संविधान में जो है संशोधन कई प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। इसके जो है संविधान में संशोधन आप कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि आपका नामत के द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, आप इसका साधारण बहुमत कह सकते हो, आप जिसको ज़्यादा बहुमत मिली आप इसको जो है, ठीक है, विधानसभा में लेकर आप बहुमत से जो है आप इसको सुधार कर सकते हो यदि आपके तरफ ज़्यादा बहुमत है, ठीक है। दूसरा दिया हो कि विशेष बहुमत या फिर बहाली काम से कम आधे राज्यों के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद आपके 368 के तहत जो है संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान की जो है एक मूलभूत जो है संशोधन प्रक्रिया है, ठीक है। इतना आपको लिख दीजिएगा। संविधान संशोधन का प्रक्रिया का मतलब ये होता है किसी आप जो है आप संविधान में जो है कह सकते हो इसमें जो औपचारिक जो परिवर्तन होता है यही आपका जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहलाता है। इतना आप देख लीजिएगा, आप लिख दीजिएगा अपने भी शब्दों में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकालीन की घोषणा जो है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो पावर भारत में जो है राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन घोषणा ये जो है आपके अनुच्छेद जो है 352 के तहत, ठीक है, या फिर इसके अनुसार यदि देश की जो है सुरक्षा संकट में है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारी देश की जो सुरक्षा है संकट में है, किसी एक भाग में या फिर पूरे देश में जो है कभी भी जो है ऐसी बाहर आक्रमण हो सकता है या फिर हमारे देशवासियों को खतरा हो सकता है बाहरी आक्रमण से या फिर खुद देश से ही, ठीक है। तो आप जो राष्ट्रपति है कभी भी उस स्थान पर उस राज्य में या फिर पूरे भारत में जो है आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, ठीक है। चलेगा, इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आपके जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है यदि देश की सुरक्षा जो है संकट में है और किसी भी प्रकार के जो है बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी आक्रमण या फिर युद्ध की आशंका है और सशक्त विद्रोह से जो है खतरा महसूस होता है आपके राष्ट्रपति को, ठीक है, तो ये जो है भारत में के राष्ट्रपति को जो है आपातकालीन की स्थिति जो है घोषणा करने का अधिकार है, कर सकता है पूरे देश में, ठीक है। इतना आप तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये बिल्कुल फंसेगा 100%, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन जो है शक्तियाँ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, फेडरल सिस्टम क्या है। ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ था। और आपका अगला है न्यायिक समीक्षा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे। भी संघीय व्यवस्था क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे।
संघीय व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी सरकार जहां जो है देश की सत्ता केंद्र सरकार और उसकी जो है विभिन्न इकाइयों के बीच बटी होती है। ठीक है, यही आपकी कहलाती है संघीय व्यवस्था। और संघीय व्यवस्था में जो है राष्ट्र को जो है कई क्षेत्रीय सरकारों में जो है बांटा जाता है, जैसे कि राज्य और प्रांतीय सरकार। ये सरकारें जो है केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। और संघीय व्यवस्था के बारे में जो है कुछ बातें जो है निम्नलिखित हैं, जैसे कि संघीय व्यवस्था में जो है आमतौर पर दो स्तर पर जो है सरकारें होती हैं। एक जो है सरकार पूरे देश के लिए होती है, दूसरी जो है राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जो है जिम्मा संभालती है। ठीक है, अगला पीस में आपका दिया कि संघीय व्यवस्था में जो है देश की एकता की जो है सुरक्षा करना और क्षेत्रीय विविधताओं का जो है सम्मान करना, दोनों ही उद्देश्य कह सकते हो उद्देश्यपूर्ण होती हैं। अगला पीस में आपका बिंदु दिया हो कि संघीय व्यवस्था में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली होती है। और भारत में जो है संघीय व्यवस्था को जो है दुनिया में अपनी तरह की जो है अनूठी व्यवस्था माना जाता है और इसे जो है फेडरेशन सुई यानी जेनरेस भी कहा जाता है। इतना आप तैयार कर लीजिएगा। संघीय जो है ये संघ जो दो प्रकार के होते हैं, वो एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। भाई इतना आप लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि न्यायिक आपका पुनरावलोकन क्या होता है। ठीक है, इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। भी अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो वह शक्ति जिसके द्वारा जो है न्यायालय व्यवस्थापिका द्वारा जो है निर्मित कानूनों तथा जो है न्यायपालिका के आदेशों के बीच जो है जांच कर सकते हैं। यदि ये कानून जो है अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध है तो उसमें जो है असंवैधानिक और जो है अवैध घोषित इसको कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कोई ऐसी न्याय आपका द्वारा न्यायालय व्यवस्थापिका के द्वारा जो निर्मित जो आपका कानून है कार्यपालिका के आदेश की जो है जांच कर सकते हैं। ठीक है, यदि जो है वो गलत पाया गया, ठीक है, अवैध पाया गया, तो उसको जो है उसके विरुद्ध जो है कह सकते हो उसको जो है अवैध जो है घोषित किया जा सकता है। और यहाँ से कार्विन ने लिखा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्याय की उस शक्ति से है जो उन्हें जो है अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत जो है लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों को जो है वैधानिकता का निर्माण होने के संबंध में जो है तथा कानूनों को जो है लागू करने के संबंध से जो है प्राप्त होता है, जिन्हें वे जो है अवैध या फिर जो है व्यर्थ समझते हैं। ठीक है, इतना देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, यहाँ से भी आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले में ये क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर ये सारे प्रश्न भी कराने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। तो भारत में राष्ट्रपति को जो है संविधान के अनुच्छेद आपके 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और इस शक्ति का इस्तेमाल जो है तब किया जा सकता है जब संसद के जो दोनों सदनों का जो है सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, और यदि कोई जो है एक सदन जो है सत्र में ना हो, अध्यादेश जारी करने की कुछ जो है खास बातें भी हैं, जैसे कि अध्यादेश की शक्ति जो है आपका संसद के बनाए गए कानून के जो है बराबरी यानी बराबर ही होती है। और यह जो परंतु ये जो है लागू हो जाती है, इसके बराबर ही होती है, लेकिन यह जो है परंतु लागू हो जाता है। अध्यादेश को जो है राष्ट्रपति किसी भी समय जो है वापस ले सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अध्यादेश को जो है संसद के जो है दोनों सदनों के जो है समक्ष फिर से लाने के लिए जो है 6 हफ्ते का जो है समय होता है। ठीक है, अगर इस समय के अंदर संसद अध्यादेश को वापस नहीं करती है तो आप इसे जो है अस्वीकार कर सकती है और यह जो है प्रभावहीन हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी बिंदु दिया हुआ है कि अध्यादेश जारी करने से पहले जो है राष्ट्रपति को जो है उस मामले की जो है तत्कालिकता का जो है पूरी तरह से जो है एहसास होना चाहिए। और अगला फिर इसमें बिंदु है कि अध्यादेश के बारे में राष्ट्रपति की जो है संतुष्टि अंतिम है और इस पर जो है न्यायपालिका किसी भी आधार पर जो है सवाल नहीं उठा सकती है। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा। सेक्शन ए जो है मैंने जो है पूरी तरह आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है आपके टोटल जो है 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, लेकिन टोटल इसमें प्रश्न जो दिए मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन दिए हुए। 3 क्वेश्चन आपके लाइफ लाइन के लिए मिल जाएंगे, आपके एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन आप सातों तैयार कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो सारे प्रश्न आप टिक वगैरह भी लगाकर तैयार कर सकते हैं, आपके पास सिलेबस सीरीज वगैरह है तो इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के जो है कारणों की आपको विवेचना करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके उदय के कारण की हम बात कर ले तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण थे, आपके आर्थिक कारण भी थे, संचार साधन, पश्चिमी विचारधारा एवं आधुनिक की शिक्षा और आधुनिक प्रेस का विकास, ये सभी जो है ऐतिहासिक शोध का प्रभाव, ये सभी जो इसके कारण ही थे। थोड़ा सा यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा सरल शब्दों में हम समझेंगे इसको हम। तो भारत में जो है राष्ट्रीय एकता की भावना जो 19वीं शताब्दी के मध्य जो है पनपने लगी थी और तब जो है कुछ राष्ट्रभक्तों ने मिलकर जो है अंग्रेज के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई थी और जिसके कारण जो है
1958 में जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। यद्यपि यह आंदोलन जो है सफल नहीं हुआ, क्योंकि बिना किसी तैयारी के जो है यह आंदोलन समय से पहले ही कर दिया गया था। जितनी भी भारतीय आपकी रियासतें थी, उन लोगों को जो है अंग्रेजों के साथ जो है कह सकते हो साथ दिया गया। और 1857 का जो है आंदोलन भले ही असफल रहा, लेकिन भारतीयों को जो है राष्ट्रीय एकता की भावना को जो है जगाने में काफ़ी जो है सफल रहा है। और असफल रहा, लेकिन सफल रहा। और जो है आपके सन 1885 में जो है नए युग का जो है आरंभ हुआ, और यह जो अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था के रूप में जो है कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। ठीक है। और इस तब जो है भारतीयों ने जो राजनीतिक भावना और जो है भारतीयों में जो राजनीतिक जो भावना थी और बढ़ने लगी। और फिर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जो है निम्नलिखित कारण माने जाते, जैसा कि एक राजनीतिक कारण था। ठीक है। राजनीतिक कारण क्या था, इस पर थोड़ा सा हम देखेंगे। तो इंग्लैंड में जो है अपनी जो है साम्राज्यवादी व्यवस्था पर जो है प्रभाव बढ़ते हुए जो है समूचे भारत पर जो है अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। ठीक है। और साम्राज्यवादी शक्तियाँ द्वारा जो है देश के सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जो है भाषाई विरोध एवं जो है अखिल भारतीय भावना जो है पनपी। और राजनीतिक एकता में जो है मानसिक एकता को जो है बढ़ावा दिया। और अंग्रेजों ने जो है एक सी जो है अधीनता और एक सी जो है समस्या और एक से कानून ने जो है भारत को एक से जो है ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। ये सब इसके कारण थे। इसके आर्थिक कारण भी थे बहुत। ठीक है। आर्थिक कारण भी पढ़ लीजिएगा, जैसा कि भारत पर जो है ब्रिटिश शासन का जो है मूल प्रभाव हुआ था। और 19वीं शताब्दी के मध्य जो है भारत उसके विशिष्ट उपनिवेश के रूप में जो है परिवर्तित हो गया था, जिससे यह जो है देश ब्रिटिश हाँ उत्पादकों के लिए जो है प्रमुख बाजार, जैसे कि कच्चे माल, खाद्य पदार्थों का एक जो है बड़ा स्रोत ब्रिटिश पूंजी निवेश के लिए जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। फिर अगला का आपका दिया हुआ इसमें कि संचार के साधन थे। ये सभी इसके कारण थे। पश्चिमी विचारधारा, आधुनिक शिक्षा, आधुनिक प्रेस का विकास, ऐतिहासिक शोध, ये सारे आप हेडिंग छोड़ दीजिएगा, इसके तहत आपको लिख देना है। ठीक है। इसके उदय के कारण थे। चलेगा, हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किन्हीं जो है 5 स्रोतों का आपको जो है बताना है, इसके सोर्सों के ठीक है बारे में। और अगला फिर में आपका दिया कि मौलिक अधिकार और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार क्या है और नीति निर्देशक तत्व क्या है, दोनों के बारे में वर्णन करना। ठीक है। सबसे पहले संविधान की जो है 5 स्रोत हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान के स्रोतों की हम बात कर ले तो ब्रिटेन में जो है संविधान से, ठीक है, तो ब्रिटेन के जो है संविधान से कुछ चीज़ें जो है हमारा जो संविधान है दूसरे देशों से लिया है कुछ चीज़ें। ठीक है। वही इसमें सब कुछ है। ठीक। तो ये आपका हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। चलेगा, फिर हम सारे बताने का प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन पद्धति ली गई है। लोकसभा और विधानसभा के पर जो है मंत्रिमंडल और सामूहिक उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को जो है औपचारिक स्थित संसद एवं जो है विधानमंडलों की जो प्रक्रिया और उसके सदस्यों का जो है विशेषाधिकार एवं जो अनुमतियाँ जो है कह सकते हो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और जो है राष्ट्र जो अमेरिका से जो है ये जो आपका संघात्मक शासन प्रणाली ये जो है अमेरिका से ली गई है। इसमें मूल अधिकार, स्वतंत्र और जो है निष्पक्ष न्यायपालिका और न्याय पुनर्लोकन का सिद्धांत और जो है उपराष्ट्रपति का जो है पद है। ठीक है। और फ्रांस का के संविधान से इसमें से क्या लिया गया है, ये जो है गणराज्यात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। और फिर दिया हुआ इसमें चलेगा आपका कनाडा के संविधान से, जो कि 1946 से जो है संघ एवं राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का जो है विभाजन ये है। आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और जर्मनी के जो है संविधान से जो है आपातकालीन उपलब्धियाँ। ठीक है। सोवियत संघ के जो संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची। ठीक है। अगला फिर में आपका दिया कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है, जिसे जो है पूर्व की गोरी सरकार कहते हैं इसको, तो ये जो है सभी इसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया इससे ली गई है। फिर इसमें दी हुई हैं और भी इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। ये आपको देख लीजिएगा, यही लिख देना आपको। फिर अगला क्वेश्चन का दिया कि भारतीय संविधान में जो वर्णित आपके मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार और नीति तत्व, ये मौलिक अधिकार तो बिल्कुल फंसेगा। तो मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा एवं अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे हैं। ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेगा कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 4 के जो है अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और यह जो है भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है। ठीक है। और जिसे जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मैंने आपको सारे सब कुछ मैंने बताया था। ठीक है। ये आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। और इसी के द्वारा समाज की जो है नीतियों को जो है लागू किया जा सकता है। और ये तत्व जो है राज्य के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है और ना ही ये जो है न्याय योग्य है।
और फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जो है उनका पालन राज्य के हित में है। ठीक है, फिर इसी में दिया कि राज्य जो है नीतिगत तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें जो है संविधान के राज्यों को दिया गया है, और उससे यह जो है आशा की गई है कि वह जो है किसी बंधन के रूप में जो है नहीं, वरन अपने कर्तव्य के रूप में इन पर जो है चलेगा। इतना आपको लिख देना है बस। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि मौलिक कर्तव्य की व्याख्या आपको करना, फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, ड्यूटीज क्या है, और इसमें जो है लोकसभा के कार्यों का आपको वर्णन करना है। दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवा तो मौलिक कर्तव्य क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य इसके बहुत सारे, जैसे कि 11 इसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं सूचियों में। तो कर्तव्यों की बात करें तो संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं जो है राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये सारे मौलिक कर्तव्य हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की जो है संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करे और जो है कह सकते हो आह्वान किए जाने वाले जो है राष्ट्रीय सेवा को प्रदान करें। और इसमें अगला दिया कि राष्ट्रीय भाईचारे की भावना का विकास करना, देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित करना, पर्यावरण जो है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना, उसको बचाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से बचे, और जीवन के सभी क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट के लिए जो है प्रयास करें। ये सारे जो है इसके जो है कह सकते हो मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद लोकसभा के कार्य यहाँ आए हैं। तो लोकसभा के कार्यों की हम बात करें तो लोकसभा के कार्य बहुत हैं, जैसे कि लोकसभा जो है भारत के राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव करती है। ठीक है, लोकसभा के कार्य क्या है, तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव करती है। पहला इसका ये कार्य हो गया। दूसरा हो गया कि लोकसभा जो है संविधान संशोधन में जो है अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि संविधान संशोधन में जो है लोकसभा जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हो अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यहीं पर जो है लोकसभा में ही जो इसको पेश किया जाता है बिल को, जो संशोधन करना है आपका। अगला फिर अब दिया हुआ कि लोकसभा जो है धन संबंधी मामलों में जो है ज़्यादा शक्तियाँ रखती है, और लोकसभा में ही जो है धन विधेयक पेश किया जा सकते हैं। ठीक है, अगला फिर दिया कि लोकसभा देश के जो है प्रशासन को चलाने के लिए जो है राशि स्वीकृत करती है। लोकसभा जो है प्रशासन को चलाने के लिए, देश के जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए यही स्वीकृत करती है लोकसभा ही धनराशि, जो बजट कहते हैं ना, बजट बात हुआ, यही सब करती है। अगला फिर दिया कि लोकसभा जो है राष्ट्रपति को जो नियंत्रित करती है, ये भी सही है। अगला फिर लोकसभा जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतिम फैसला जो है लेती है, और लोकसभा जो है राज्यसभा के कामकाज का जो है मार्गदर्शन भी करती है, और साथ में लोकसभा विधेयक पारित करने वाले कानून बनाती है, और संघ या फिर संविधान की समवर्ती सूची के विषय में जुड़े कोई भी विधेयक लोकसभा में जो है पेश किए जा सकते हैं, और लोकसभा जो है राजकोष को जो है नियंत्रित भी करती है। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका मुख्यमंत्री की जो है शक्तियों की विवेचना आपको करना है, और न्यायिक जो है सक्रियता, ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की जो है शक्तियाँ क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, चलिएगा। तो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं इस पर हम देखेंगे। तो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ बहुत सारी, जैसा कि मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, और मंत्रियों के जो विभागों का जो है वितरण और परिवर्तन करना। ठीक है, वितरण और परिवर्तन का मतलब होता है उसको अलग कहीं ट्रांसफर करना, ठीक है, और उसको परिवर्तन करना, एक्सचेंज करना। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ इसका शक्तियाँ कि मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता करना, और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य जो संपर्क की ये कड़ी भी है। राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाने और सत्र अवसान करने की जो है सिफारिश राष्ट्रपति से करना, लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना आपका, और मंत्रिपरिषद जो है मंत्रिपरिषद की जो है बैठक बुलाना, ये सभी इसके जो है शक्तियाँ हैं। ठीक है, मंत्री प्रधानमंत्री के। ठीक है, चलेगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे। न्यायिक जो है सक्रियता क्या होती है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। तो न्यायिक सक्रियता जो है नागरिकों के अधिकारों की जो है संरक्षण, ठीक है, उसका संरक्षण का मतलब होता है बचाव, और समाज में जो है न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा जो है निभाई गई सक्रियता भूमिका को जो है दर्शाती है। ठीक है, तो आपकी न्यायिक सक्रियता क्या है, नागरिकों के जो अधिकार मिले हैं, जैसा कि समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, धर्म और जो कह सकते हो इस सुरक्षा मिली है, संवैधानिक शिक्षा का अधिकार जो मिला है, ये सभी अधिकारों को जो है कह सकते हो इसको जो है कह सकते हो संरक्षण करना, उसको बचाना, और समाज में जो है न्याय को जो है बढ़ावा देने के लिए जो न्यायपालिका द्वारा जो निभाई गई जो सक्रिय भूमिका जो होती है, यही आपकी सक्रिय कह सकते हो न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इतना आप लिख दीजिएगा।
चलिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न हो गया। फिर हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका यहाँ से सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। टोटल इसमें आपके 4 प्रश्न पूछे गए, लेकिन आपको जो है 2 ही प्रश्न करने रहते हैं, लेकिन आप चारों प्रश्न आप तैयार कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सभी के लिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि राज्यसभा के जो है संगठन एवं शक्तियों का आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो है संगठन एवं शक्तियाँ क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद की जो है ऊपरी सदन होती है। क्या होती है ये जो है राज्यसभा जो है भारतीय संसद की जो है ऊपरी परत है या फिर ऊपरी सदन है, और यह जो है एक स्थायी सदन है, और इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है आपके 250 हो सकती है, लेकिन फिलहाल यह संख्या जो है 245 है। इनमें से जो है 233 सदस्य जो है राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधित्व, और जो है 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। ठीक है, यानी चुनता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आपका दिया बिंदु कि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा जो होता है इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, इसकी जो अवधि होती है शासन की, वो होती है 6 साल। और हर दूसरे साल जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनकी जगह जो है नए सदस्य जो है चुने जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें आपका दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य जो है बनने के लिए जरूरी योग्यता जो होती है कम से कम जो है उसकी जो है 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और घोषित अपराधी ना हो। ठीक है, और दिवालियापन यानी कह सकते हो पागल ना हो, और भारतीय सरकार के किसी जो है अन्य लाभ के पद पर भी ना हो। ये सारी हो गई। फिर अगला क्वेश्चन आपको देखिए भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ये आपको वर्णन करना है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है संगठन एवं शक्तियाँ देखना है। फिर भारतीय संविधान के जो है राज्यपाल की शक्तियाँ, इसकी भूमिका की जो आपको विवेचना करना है। सबसे पहले इसकी जो विशेषता क्या संविधान की, ये हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता कुछ इस तरह से है, जैसे कि लिखा हुआ संविधान। ठीक है, भारत का जो लिखा हुआ संविधान है ये जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें जो है लगभग आपका जो है 1,45,000 जो है शब्द हैं, और कठोरता एवं जो है लचीलापन का मिश्रण भी है, क्योंकि संविधान में जो कठोर और लचीलेपन दोनों तथ्य मौजूद हैं इसमें। और धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की जो सकारात्मक अवधारणा को अपनाता है। इसमें सभी धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है सभी धर्म जो है समान है सभी के लिए। ठीक है, सभी धर्मों को जो है समान महत्व दिया गया है, ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है। अगला फिर इसमें की संघीय व्यवस्था भी है संविधान में, कि भारत का जो है संविधान एक मजबूत केंद्रीकरण की जो है प्रवृत्ति वाला एक जो है महासंघ है। और नागरिकता यानी भारतीय संविधान हर जो है भारतीयों के लिए जो है एक एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। फिर आपका न्यायपालिका, यानी भारतीय संविधान में एक जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है प्रावधान है। और भाषाई विविधता, यानी जो है संविधान में जो है 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषाओं के रूप में जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, स्वीकृति मिली है। राज्य ही यानी साथ ही इसके जो है राज्य को भी अन्य भाषाओं को जो है मान्यता देने की अनुमति है। मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत में जो है भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मैंने आपको सारे मौलिक अधिकार बताए थे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे मैंने आपको गिनाए थे। ठीक है, वही आपके 6 अधिकार मिले थे। फिर आपका ये क्वेश्चन हो गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीश होने की योग्यता क्या होती है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो है कह सकते हो होने की योग्यता, जैसे कि आपका वह जो है भारत का नागरिक हो, और वह जो है किसी अन्य जो है उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 5 वर्ष का जो है न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, और साथ ही जो है उसकी आयु जो है 65 वर्ष से कम भी होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, और साथ में राष्ट्रपति की जो है दृष्टि से जो है कानून का ज्ञाता भी होना चाहिए, कानून उसको पता होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या है, ये भी हम थोड़ा देखेंगे। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्श, हाँ परामर्श दात्री क्षेत्र का अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये सभी जो है इसकी शक्तियाँ हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इससे के कुछ जो है, हाँ ये आपका हो गया। फिर इसी में आपके कुछ और भी दिए, जैसे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, रक्षक, न्यायिक पुनरीक्षण और अभिलेख न्याय, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित जो विवादों को जो है निपटारा करना इसका, या फिर निपटाना, ये सारे जो हैं इसकी शक्तियाँ हैं। फिर अगला आपका देखो कि भारतीय संविधान में जो राज्यपाल की शक्तियाँ जो है के बारे में वर्णन करना है। तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत जो है राज्यपाल का पद जो है उल्लेखीय है, और राज्यपाल जो है राज्य का मुख्य जो है कार्यकारी होता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है ये राज्य का जो है मुख्य कार्यकारी होता है, और भारत के जो है राष्ट्रपति के जो है समकक्ष जो है जो है रखता है। और राज्यपाल की जो है कुछ शक्तियाँ जो है और उसकी भूमिका है, जैसे कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और जो है अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो है राज्य के लिए जो है
महाअधिवक्ता की जो है नियुक्ति करता है। और राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का जो है विशेष सत्र जो है बुला सकता है और राज्य विधानसभा को जो है भंग भी कर सकता है। और राज्यपाल जो है ये समय समय पर जो है सदन को जो है आहूत या फिर जो है आपका सत्र अवसान कर सकता है। और राज्यपाल जो है विधानसभा में जो है अभिभाषण कर सकता है, ठीक है। और जो है राज्यपाल जो है सदन को जो है संदेश भी भेज सकता है। ये सारी इसकी शक्तियाँ हैं, ठीक है। फिर राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर जो है अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये सारे आपको देख लेना है, ठीक है भाई। इतने ही आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे जो क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है भाई। इतने ही आपको क्वेश्चन आपको देख लेना है, पूरा मैंने पेपर सोल्व कर दिया है। वैसे तो मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो सारे वीडियो को प्ले लिस्ट में मिलेंगे। इसमें आपको एक पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य प्रश्न, जिसको हम कहते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ठीक है। आपके को करिकुलर कोर्स के तहत आपका पेपर आयोजित होगा। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज करा दी है, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। प्ले लिस्ट में वो भी आपको, उसकी प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट की है, आप जाकर उसको भी वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।